गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले दैनिक जागरण के एडिटोरियल के संपादकीय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तमाम तरह के लोगों ने जिस तरह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी कमेंट बॉक्स में जाके कि सर जनसत्ता का एडिटोरियल क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण जिस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं डाउनलोड करता हूँ न्यूज़पेपर, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, पर अब वो चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। तो अब सारी चीज़ें आपको समय पर पहुंचेंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखे थे उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे लिखा है पाई ब्लॉग पी ब्लॉग। आप लोग का थोड़ा सा चेंज है। इन्होंने भी लिखा सर जनसत्ता का न्यूज़पेपर डालिए। उसके बाद मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट बॉक्स में जाके आपको उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। ये हैं एक्टिव नितेश कुमार जी। राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद के बारे में जो इन्होंने लिखा है, मतलब आप पूरी तरह से उस चीज़ों से सहमत होंगे, किसी प्रकार का उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और मैं वाकई कहता हूँ बहुत अच्छा ये लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, नागर एकेडमिक करके नाम है इनका, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप जाके देखिएगा किस प्रकार से इन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, अपने अनुसार लिखा है। आपको सीख बता दूं मैं आपको, आप लोगों को सीख मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा है एक राकेश ध्रुवी जी ने, उन्होंने लिखा है सर आप कम्युनिकेशन टाइप का वीडियो डालिएगा। गुड मॉर्निंग जी। ओके सर, आई विल ट्राई। फिर उसके बाद राहुल गलिक जी ने लिखा थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, सेम टू यू। उसके बाद संदीप सिंह ने लिखा है सर प्लीज़ सर जनसत्ता के एडिटोरियल। ओके सर। तो उसके बाद दोस्तों चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं उन वाक्यों की तरफ जिनमें वो क्षमता और कुवत होती है कि आपको मोटिवेट कर सके। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, आपके निर्णय के पलों में ही आपकी तकदीर आकार लेती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपका डिसीज़न मेकिंग होगा, जिस तरह से आपका डिसीज़न लेने की क्षमता होगा, पॉलिसीज़ होंगी, एनर्जी होंगी, उसी तरह आपकी तकदीर आकार लेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर कभी भी किसी प्रकार का फैसला लीजिएगा, क्योंकि वो बाद में हो सकता है कि आप उसमें आमूलचूल परिवर्तन ना कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों, जिसे लिखा है राजीव कुमार जी ने, प्रोत्साहित करने वाला पैकेज। जिस तरह से तमाम तरह की परियोजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, चाहे एमएसएमई से रिलेटेड हो, चाहे किसान से रिलेटेड हो, तमाम उन लोगों के लिए हो जो हमारे देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों ऐसे में आज उसके बारे में यहाँ पूरी तरह से स्पष्टीकरण के माध्यम से विचार विमर्श करके उसके बारे में देखा जाएगा, और उसे लिखा है राजीव कुमार जी ने। तो आगे चलते हैं। एक वायरस के कारण ठहराव की शिकार हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सभी देश प्रयास में लगे हैं। इस सिलसिले में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने के लिए सरकारें प्रोत्साहन पैकेज दे रही हैं। हर देश अपने संसाधनों और सीमा देखकर यह काम कर रहा है, यही सही भी है, क्योंकि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा, जिस तरह से 20 लाख करोड़ का भारतीयों को पैकेज दिया गया है, उसके बारे में तमाम तरह की बातें की गई। तमाम तरह के जो उच्च स्तर के पॉलिटिशियंस थे, तमाम तरह के जो आइडियोलॉजिकल लोग थे, उन्होंने अपने माध्यम से, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, तो कुछ लोगों ने उस परियोजनाओं को अप्रिशिएट किया है। भारत ने बिल्कुल सही रणनीति अपनाई। हमारे पास अमेरिका जितने संसाधन नहीं और न ही डॉलर जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है कि हम अपने बुनियादी हालात की परवाह किए बिना कितना ही ऋण जारी कर सकें। ऐसे ही कई मोर्चों पर बंधे हाथों के बावजूद मोदी सरकार ने अपनी सीमाओं के दायरे में प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इसमें पहली प्राथमिकता तो यही सुनिश्चित करने में रही है कि इस आपदा की न्यूनतम मानवीय कीमत चुकानी पड़े। खास तौर से उनका ख्याल रखने की कोशिश हुई है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। इसका दूसरा पहलू इस संकट को अवसर में बदलने से जुड़ा है। इसके लिए उन क्रांतिकारी सुधारों का ऐलान किया गया जो लंबे अरसे से लंबित थे। इन दो प्राथमिकताओं से प्रेरित पैकेज को बहुत करीने से तैयार किया गया है। यह संतुलित पहल यकीनन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। मौजूदा संकट ने अर्थव्यवस्था में मांग एवं आपूर्ति दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में यह प्रोत्साहन पैकेज इन दोनों पहलुओं को साधेगा। एक चीज़ आपको बता दें, और ये चीज़ याद रखिएगा,
एमएसएमई जो लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, ये आज से चालू नहीं है, वो 2-3 साल पहले से ही चालू होगा। और उसके बारे में अगर आप हो सके तो जानकारी दीजिएगा लोगों को। और ये समझ लीजिए आप लोगों का होमवर्क है, इसके बारे में जाके कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग लिख दीजिएगा, और कि अन्य लोग भी आपके माध्यम से चीज़ों को समझ पाएँ। अब सोचिए, जो चीज़ें पहले से जो योजनाएं चल रही हैं, पर उसका लाभ बहुत ही संख्या में लोग हैं जिनको इसका लाभ मिला है, ठीक है। पर अब उस योजना के माध्यम से तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा, तमाम नई चीज़ें वहाँ पे मतलब कुछ करेक्शन किया गया है, उसके माध्यम से चीज़ों को व्यापक स्तर पर वो संचालित करने का जो प्लान किया गया है। पर दोस्तों आप सोचिए कि हमारे भारत जैसे देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कुछ लोगों ने खुलासा किया था जो एमएसएमई है ठीक उसी तरह धराशायी होगा जिस तरह से वो हुआ था ना आपका विमुद्रीकरण, तो उसी तरह धराशायी होगा। क्योंकि उसमें भी उन्हीं लोगों, जिन लोगों को जिम्मेदारी और अधिकार दिया गया था कि आप इस चीज़ को सफल बनाइएगा, उसको उसके उद्देश्य को ज़रूर प्राप्त करिएगा, पर उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, पूरी योजना को धराशायी कर दिया और अपने अपने लोगों को किस तरह से ब्लैक मनी वाइट कर दिया और उसके बदले में उन्होंने पैसा लिया। तो दोस्तों ऐसा इसमें भी हो सकता है, जिस तरह से कहा गया कि अगर 1 करोड़ की राशि है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, तो उसको उसकी जो है संपत्ति को अटैच नहीं किया जाएगा, वो पैसा जो है कि भारत सरकार पे करेगी। तो ऐसे में दोस्तों तमाम तरह की संभावनाओं के माध्यम से, और ये डर बना हुआ है कि यदि बैंक मैनेजर या बैंक का एम्प्लॉय चाह देगा तो इसे भी जो उसका उद्देश्य है वहाँ तक नहीं जाने दिया जाएगा, भटका दिया जाएगा, जैसे अन्य योजनाओं को लोग गर्त में डाल दिए हैं। तमाम बिंदु मांग को बढ़ावा देने में मददगार होंगे। यहाँ यह बताना ज़रूरी होगा कि कुल प्रभावी मांग उपभोग, निवेश और मध्यवर्ती वस्तुओं के कुल मांग के योग से मिलकर बनती है। वे लोग अवश्य इस पहलू पर गौर करें जो यह समझते हैं कि केवल लोगों के हाथ में नकदी पकड़ाकर ही अर्थव्यवस्था में गिरती मांग की काय पलट हो सकती है। इस दिशा में एमएसएमई, रेहड़ी पटरी वालों, किसानों के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने से मांग में व्यापक रूप से इजाफा होगा। जानते हैं जब आप ज़मीनी स्तर पर होंगे ना तो ये सारी चीज़ें कभी कभार बेवकूफ़ी लगती है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और तमाम तरह के जो फसलें हैं मैं भी मतलब कह सकते हैं उसमें पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमारे यहाँ जोनरी जानते होंगे आप, जिसको मक्का बोलते हैं, उसकी बुआई हुई थी अभी कुछ दिन पहले। तकरीबन 900-1000 रुपये का उसका हम लोग बीज लाए थे। तो दोस्तों सरकार ने ऐलान भी किया था कि किसान जो बीज लेगा उसमें उसे तमाम तरह के सब्सिडीज़ दिए जाएंगे, पर ये सब्सिडी किसको चली गई, किसको दी जाती है, समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं देखिए कभी भी यदि आप किसी योजना का विरोध करें तो इसका मतलब नहीं आप सरकार की नीतियों को गलत बता रहे हैं, आप बल्कि सरकार को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके नीतियों को, आपकी योजनाओं को सफल होने नहीं देना चाहते हैं। कृपया उसे और अच्छा बनाएं और ऐसे लोगों के खिलाफ़ पैनल बनाइए, सर्विलांस लगाइए कि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया आज का माहौल जो है, यदि आप रूलिंग जो पार्टी है देश चला रही उसके खिलाफ यदि आपने कुछ बोल दिया, अपनी बातें रख दी, अपनी इच्छाएं रख दी, तो आप देश विरोधी हो गए। ये गलत है। जब तक हम इस मानसिकता को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम एक विकसित राष्ट्र, एक ऐसे राज्य की कल्पना, एक ऐसे देश की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सारे धर्मों के लोग एक साथ रहें। और बहुत पहले से दोस्तों हमारे देश में जिस तरह से चीज़ें थीं, संचालित हो रही थी, पर अब की जो स्थिति है वो अलग है। अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे किस प्रकार से बड़े बड़े दंगे हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा बीच में जो CAA था उसको लेकर जिस प्रकार से हुआ था, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर हो गया है। तो आज इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी की कोई बात नहीं करता। सबसे पहला जो प्रेफरेंस देता है, प्रायोरिटी देता है, वो है रिलीजन। वैसे ऐसा भी नहीं है कि लोगों के हाथ में सीधे नकदी पहुंचाने के लिए कदम नहीं उठाए गए। जरा 1.73 लाख करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज पर गौर कीजिए जो देश के सबसे वंचित वर्ग को ध्यान में रखकर दिया गया। उसमें प्रावधान किया गया कि 20 करोड़ महिला जन खाता धारकों को हर महीने उनके बैंक खाते में रकम भेजी जाएगी। TDS और TCS में 25% की कटौती से वेतनभोगियों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई गई। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन से गांव में उन लोगों के लिए रोजी
रोजगार की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी, जो इस संकट के दौरान शहरों से पलायन कर अपने गांव पहुंचते हुए हैं। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कामगारों के लिए भी 30,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं कुछ बातें इसलिए बोल देता हूं क्योंकि याद रखिएगा, जब श्रम मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत की बात आई थी, जो लोग मनरेगा या अन्य चीज़ों के थ्रू पंजीकृत हैं उनको जो है सरकार पैसा देगी महीने का, लॉकडाउन की वजह से जो तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं उनको। पर दोस्तों आपको बता दें, सरकार की ये भी एक तरह से कह सकते हैं पॉलिसी थी कि जो लोग गैर पंजीकृत हैं, तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, रेहड़ी पे देख सकते हैं, या फिर कुछ लोग थे जो डेली कुआं खोदते थे, डेली पानी पीने जैसा ही कार्य करते थे, मतलब डेली काम पे जाते थे, डेली कमाते थे, डेली खाते थे। पर दोस्तों उन लोगों को इस योजना से किस प्रकार से दूर रखा गया, और इसमें जो गलती है, चाहे BDO साहब हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, और सबसे पहली जो गलती है दोस्तों ग्राम प्रधान की है। वे अपने लोगों, अपने परिवार के लोगों का नाम ले जाकर दे दिए और दूसरा व्यक्ति भाड़ में जाए, उनकी ये पॉलिसीज़ हैं। इसी तरह 12 करोड़ किसानों के खातों में 17,800 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। विस्थापित कामगारों के लिए क्वारंटाइन सेवाओं के संचालन के लिए राज्यों को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोचिए क्वारंटाइन सेवाओं के लिए, शायद आप भी होंगे, आप भी देखे होंगे, आपके परिवार के लोग, आपके गांव में लोग, तमाम तरह के लोग, देश के अन्य राज्यों से, अन्य शहरों से लोग आपके यहाँ गांव में आ रहे होंगे, आपके कस्बे में आ रहे होंगे। तो आपने कभी ऐसा देखा, मतलब ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, मैं खासकर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता दूँ आपको, ये चीज़ें बहुत इसमें लापरवाही बरती जा रही हैं। हमारे यहाँ 2 क्वारंटीन सेंटर खोला गया था जो पूरी तरह से बंद हो गया, और सब लोग अपने अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। तो ये यदि दोस्तों गांव स्तर पर एक भी हो गया ना, तो उसकी चपेट में सारे लोग आएंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि ग्राम स्तर पे किस प्रकार से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कहीं कहीं जो पैसा लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार की भी गलती नहीं। सरकार ने तो चलिए ठीक है 13,000 करोड़ रुपये आवंटन कर दिया, पर ये गया कहाँ, ये सबसे बड़ी बात है। क्वारंटीन का पैसा पता चला कहीं और लगा दिए ये लोग। जहाँ तक आपूर्ति की मोर्चे की बात है, तो सरकार ने चतुष्कोणीय रणनीति अपनाई है। पहले तो यह सुनिश्चित करना कि खाद्य सुरक्षा के साथ किसानों की आमदनी इससे प्रभावित न हो। यही वजह रही कि देश में लॉकडाउन के दौरान कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों को आवश्यक सेवाओं की सूची में रखा गया। इससे रबी की महत्वपूर्ण फसल की कटाई और उसकी पर्याप्त खरीद संभव हो सकी। खरीद प्रक्रिया ने किसानों के हाथ में 78,000 करोड़ रुपए पहुँचाए। दूसरी रणनीति नकदी तरलता के कारण उपजने वाले संकट को रोकने से जुड़ी थी। ऐसे संकट से दिवालियेपन, इंसॉल्वेंसी के मामले की आशंका बढ़ जाती। इसके लिए बैंक ऋण किस्तों की अदायगी में मोहलत दी गई है, जिसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा, जिसके लिए उन्हें कोई नई जमानत नहीं देनी होगी। इससे पूंजी तक उनकी पहुंच सुगम बनेगी। MSME 50,000 करोड़ रुपए के नए कोष से भी मदद ले सकते हैं। इन कदमों से आतिथ्य सेवा, मनोरंजन और खुदरा जैसे उन क्षेत्रों को खासी मदद मिलेगी जिन्हें लॉकडाउन का सबसे अधिक दंश झेलना पड़ा। राज्यों के बिजली बोर्डों को भी 90,000 करोड़ रुपए का ऋण पैकेज दिया जा रहा है, ताकि वे निजी आपूर्तिकर्ता का बकाया चुका सकें। रणनीति का तीसरा पहलू विनिर्माण, कृषि जैसे क्षेत्र में निजी क्षेत्र और निवेशकों के लिए उचित परिवेश बनाने के लिए की गई घोषणाओं से जुड़ा है। किसानों को अब अपनी पसंद के ग्राहक चुनना जरूरी आज़ादी मिल गई है। उन जमाने के आवश्यक अधिनियम मकड़ जाल से मुक्ति मिल गई है। उत्पादों के व्यापारियों निर्यातक भी निर्यात आवश्यकता के लिहाज से भंडार रख सकते हैं। वहीं रक्षा उत्पादन में और उदारता बढ़ाकर भारत ने हथियारों के मामले में अधिक आत्मनिर्भर होगा, बल्कि एक निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। निजी क्षेत्र के दिग्गज भी अभी तक सार्वजनिक उपक्रमों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं। इस कड़ी में रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये के ऋण की खिड़की अवश्य राहत की हवा देगी। करीब 50,000 लोग
परिवारों को इससे लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार यह पैकेज न केवल मौजूदा उत्पादन क्षमताओं को सहारा देता है बल्कि ऊंची वृद्धि के लिए नए निवेश को आकर्षित करने की आधारशिला रखने वाला भी है। वास्तव में यह पैकेज 20.97 लाख करोड़ रुपए का है, जो प्रधानमंत्री की 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा से अधिक है। हमारी जीडीपी के 10% से अधिक वाले इस पैकेज की विकसित देशों के पैकेज से सहज तुलना की जा सकती है। कोरोना संकट के बाद भारत के आर्थिक क्रियाकलाप को मजबूती देने के लिए किसानों को बेहद आवश्यक और लचीलापन और वित्तीय शक्ति हो सकेगी, वही इस प्रोत्साहन से तैयार वाले परिवेश से देसी कंपनियों को वैश्विक बनाने में मदद मिलेगी। इससे भारत बांडों को विश्व बाजार में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी और वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सफलतापूर्वक शिरकत कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।